तो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे कि जो है सिलेबस और फॉर्मेट क्या है ओलंपियाड का, कि मतलब क्या क्या हम लोगों का आएगा और कौन कौन से टॉपिक होंगे। बेसिकली जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसके बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है। और इसमें जो सिलेबस कौन कौन से, जैसे कि हम लोग क्लास सेवन्थ का देख रहे हैं, 60 मार्क आएगा, 1 घंटे का पेपर रहने वाला है। ठीक है। इसमें जो व्हाट इज साइंस, व्हाट इज इन्वायरमेंट, और जो हाउ आर द इन्वायरमेंट एंड साइंस रिलेटेड टू सोसाइटी, एंड व्हाट इज द साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथड, ये सारी चीज़ें होंगी जिसमें इन्वायरमेंट, आवर फिजिकल वर्ल्ड एंड फिनोमेना, ह्यूमन सर्वाइवल एंड आवर सोशल इन्वायरमेंट। तो ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो मोस्ट टॉपिक हम लोग क्वेश्चन लगाते वक्त ही कवर कर लेंगे, और जो थोड़ा बहुत मान लेते हैं अगर बच भी जाता है तो वो हम लोग जब एक बार टोटल हम लोग खत्म करने के बाद हम लोग एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ले हम लोगों ने देख चुके थे, हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। विल डिस्कस एंड टुडेज वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 से पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का कुछ डिफिनेशन है। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स में जो होता है, डिसिप्लिन डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं डिफिनेशन मैंने दिया है फिजिक्स का, इस डिफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, रट लीजिए डिफिनेशन, लर्न कर लीजिए। ठीक है ना। ये डिफिनेशन जो है, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर का बिहेवियर देखेंगे हम लोग, बर्ताव देखेंगे कि वो कैसा बिहेवियर है। ठीक है ना। जैसे कि किसी बॉल को फेंक रहे हैं, वो कोलिजन हो रहा है, टकरा रहा है, टूट रहा है, उसमें एनर्जी कितनी है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे फिजिक्स में। वहीं पे अगर हम लोग देखा जाए कि हम लोग का केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री में हम लोग ये देखेंगे कि केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन फोकस ऑन प्रॉपर्टी, मतलब उसके अंदर हम लोग उसके अंदर की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, और एक मैटर दूसरे मैटर से किस प्रकार से इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है ना। मतलब उसके सबस्टेंस को हम लोग देखेंगे इंटरेक्ट करते हुए। तो ये जो डिफिनेशन की इतनी जो पॉइंट है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए और लर्न रखिए इस केमिस्ट्री और फिजिक्स के डिफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, जियोलॉजी आप जानते हैं, स्टडी ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड मिनरल्स, जो भी हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। फिजिक्स में क्या है हमारा? फिजिक्स में जो है कि अभी आपने पढ़ा है फिजिक्स क्या होता है, कोई बताए, कमेंट करके बताए कि फिजिक्स क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट करें इसको, क्योंकि मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिससे आप थोड़ा सा कमेंट करें तो इसमें से आप थोड़ा क्या लगेगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। कमेंट करिए, देन आई विल टेल यू। फिजिक्स जो हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हाँ, पहला आंसर आपका सही है। फिर हमारा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी हम पहले ही पढ़ाए थे कि एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर एंड वेदर पैटर्न को समझने के लिए इसके बारे में पढ़ा जाता है। बचा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इंट्रैक्शन ऑफ द मैटर। तो ये हमारा हो जाता है। तो अगर ये ऑप्शन देखेंगे जिसमें मैच करेगा, उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सही रखेंगे। कभी कभी होता है एक ही दो ऑप्शन पता होता हम लोगों को, उसी एक दो ऑप्शन पे ही हम लोग प्रेडिक्ट कर दे। जैसे पहले का मुझे पता था, थर्ड था, पहले का थर्ड हम लोग देखेंगे कितने में है, 2 में है। अब मेरे पास ये हो गया। अब दूसरा हम लोग मेथड ये लगाते हैं कि दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। जैसे फिजिक्स का मुझे पता था, तो फिजिक्स में बी में देखो यहाँ दोनों अलग अलग है, तो मुझे पहला पता है, तो मतलब ये पहला वाला आंसर मेरा सही हो गया, दूसरा नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा पहला वाला सही हो गया। तो दो ऑप्शन से भी हम लोग कभी कभी प्रिडिक्ट कर देते हैं, लेकिन पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीयर रिव्यू इन द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में जो आपके पड़ोसी या आपके जो कलीग हैं, वो किस प्रकार से मतलब डिस्क्राइब किया जाए, क्या रोल उनका होता है। इट इज इंश्योर साइंटिफिक रिजल्ट आर केप्ट सीक्रेट, मतलब आपके जो नज़दीक हैं वो आपके साइंटिफिक जो रिजल्ट है या फिर जो रिसर्च है उसको सीक्रेट रखें, गलत। इट वैलिडेट एक्सपेरिमेंटल डाटा, मतलब ये वैलिडेट करें एक्सपेरिमेंटल डाटा को, मतलब उस चीज़ को बताएं, वैलिड करें। ठीक है ना। दूसरा एलिमिनेट कर दें, ये भी गलत हो जाएगा। जैसे एलिमिनेशन का, इट प्रमोट द कंपटीशन अमॉन्ग द रिसर्चर, नहीं, प्रमोट नहीं रखना है।
मतलब कि हम उसी चीज़ को जाके किसी दूसरे से बताएं, दूसरा कोई आकर के उस चीज़ को प्रमोट करे, हम उसको वैलिडेट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, एक्सपेरिमेंटल डाटा को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोगों को 13 को लगाने से पहले हम लोग के कुछ टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है, सबसे पहला न्यूटन लॉ को हम लोग देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जो हमारे टॉपिक है वो पहला है, क्या कहता है, न्यूटन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, मतलब किसी खाली जगह पे, स्पेस मतलब अर्थ के बाहर की बात नहीं हो रही, किसी खाली जगह पर, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इन्होंने 3 लॉ के बारे में बताया था। फर्स्ट लॉ मोशन है द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट रेस्ट, ठीक है ना, स्टेट स्टे एट द रेस्ट, मतलब कह रहा फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर कोई चीज रुका हुआ है तो रुका रहेगा, गतिमान है तो चलता रहेगा अपने कांस्टेंट स्पीड से, जब तक ले उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन कांस्टेंट स्पीड अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर फोर्स ना किया जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में आ सकता है आप लोगों को। ठीक है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है यह बराबर एम की बात करता है, किसी मास पे अगर फोर्स लगाया जाए तो उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, या मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर कितना फोर्स होगा, यही हमारा क्या बताता है, सेकंड लॉ बना। थर्ड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है ना, एक्सप्लेन दैट एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना आप किसी को मार रहे हैं उतना ही आपको चोट लगेगा, मतलब जितना आप फोर्स उस पर लगाएंगे उतना आपके ऊपर वो भी फोर्स लगाता है। ये न्यूटन लॉ का आप मोशन। थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन ये कहता है कि एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि इसमें जो है एक्सप्लेन करता है, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता होता है, अलग अलग जीवों को अगर नेचर ही सेलेक्ट करता है, मतलब कि नेचर किसी चीज़ को सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि एक घास का मैदान है जिसमें हरे प्रकार के कीट पाए जा रहे हैं, हरे प्रकार के, तो जाहिर सी बात है वो जो हरा इंसेक्ट होगा वो उस कीट, वो जो ग्रास में होगा ग्रास में छिप जाएगा, तो उसको कोई की जो बर्ड्स होंगे उसको शिकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी घास में अगर सफेद कलर का कीट है तो वो उसको जो है शिकार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जहाँ पे देखो क्या एक ऑप्शन आ गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है ग्रीन वाला इंसेक्ट हो रहा है, व्हाइट वाला नहीं, इसीलिए वो क्या किया जाएगा, व्हाइट वाला मारा जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होना जरूरी है किसी चीज के लिए, चाहे फूड के लिए चाहे जिस चीज के लिए। तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो होता है ये सबसे बड़ी बात होती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ने हमारे चार्ल्स डार्विन ने बताया था, ये आप ध्यान दीजिएगा। पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर द टाइम, मतलब थियरी ऑफ इवोल्यूशन स्टेट द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर द टाइम, मतलब समय के अनुसार जो है बदलाव ही जो है थियरी ऑफ इवोल्यूशन बताती है। इवोल्यूशन अकर्स बाय द मैकेनिज्म कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, मतलब इवोल्यूशन जो होता है मैकेनिज्म, जैसे कि कहा गया जिराफ की गर्दन लंबी थी इसीलिए वो क्या कर गया, सर्वाइव कर गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो जिसका शिकार कर लेगा वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी होता है। ठीक है ना, एंड अगला हम लोग देखेंगे एक डिफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नॉट क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एंड लाइट में चेंज किया, इसमें सेल लगा हुआ है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको लाइट में और हीट में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जाता है। पोटेंशियल जो किसी को हाइट से छोड़ा जाएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब वो मूव करने लगेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है रुके हुए ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, बेहद ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग हबल्स लॉ देख लेते हैं। हबल्स लॉ देखो, डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ये यूनिवर्स के फैलने की बात करता है। हबल्स लॉ जब भी बात करता है ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात करता है, यूनिवर्स मतलब कैसे फैल रहा है, मतलब लगातार फैल रहा है, इनके कहने का मतलब यही था। फिर इन्होंने कहा था, फार्मूला इन्होंने दिया था v बराबर एच इंटू डी, मतलब v क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द गैलेक्सी मूविंग अवे द वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, h हबल कांस्टेंट है, डी डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ है, ठीक है ना। इन सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोलते हैं
बोले तो क्लोज गैलेक्सी मूव अवे स्लोली, मतलब गैलेक्सी जो है क्लोज, जो नजदीक वाली जो गैलेक्सी है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन फर्दर गैलेक्सी मतलब जो दूर गैलेक्सी है मूव अवे फास्टर, मतलब वो क्या कर रही है, तेजी से भाग रही है। वहीं पे दिस सो दैट द स्पेस सेल्फ इज स्ट्रेचिंग, मतलब स्पेस जो है अपने आप फैल रहा है, ठीक है ना, लाइक ए बैलून बिगेन ब्लो अप, जिस तरह से बैलून में हवा भरा जाता है फैलता, उसी तरह से स्पेस अपने आप क्या कर रहा है, फैल रहा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं। न्यूटन लॉ में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मोशन शब्द आया था, मतलब यहाँ पे मोशन रहेगा, कहीं पे मोशन देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, यही तो हमारे डिफिनेशन में था। ध्यान दीजिए, थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन, हाँ नेचुरल सिलेक्शन होना जरूरी है इवोल्यूशन में, जिसे हम लोग सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोल रहे हैं। लॉ ऑफ एनर्जी स्टेट, देखो यहाँ पे लिखा स्टेट ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय, मतलब यही होगा, हबल्स लॉ में हम लोग ये देखेंगे। अब ऑप्शन हम लोग मैच कर लेते हैं, पहले का पहला, ठीक है ना, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का डी, तो मतलब हमारा 13 का क्या हो जाएगा, बी। कमेंट करिए। एंड हम लोग कुछ टॉपिक और पढ़ के उसके बाद हम लोग फिर कुछ एनालिटिक रीजनिंग क्या होता है। एनालिटिक रीजनिंग जो होता है, ब्रेकिंग डाउन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके समझना ही, स्मॉलर पार्ट टू अंडरस्टैंड दिस इज बेटर एंड फाइंड द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अंत में पाना। जैसे कि डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को सिम्टम को देखता है, फीवर देखता है, कफ देखेगा, चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो डायग्नोस करेगा कि ये क्या है, निमोनिया है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम को पहले डिटेक्ट किया, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था कि बुखार है उसको या कुछ भी है, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम को उन्होंने नोट किया, ठीक है ना, डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस होने के बाद हम उसका सलूशन फाइंड करेंगे बेटर, तो उसको क्या मिला, डायग्नोसिस हुआ कि नमोनिया है, तो नमोनिया की हम लोग उसको दवा देंगे, तो ये एनालिटिक रेजोनेंस हो गया, ठीक है ना। तो और एक हमारा रेजोनेंस आता है इंडक्टिव रेजोनेंस। इंडक्टिव रेजोनेंस क्या होता है, डिफिनेशन क्या है, ये जो है स्पेसिफिक एब्जॉर्वेशन टू मूव जनरल कंक्लूजन, मतलब हम किसी स्पेसिफिक चीज को, इंपॉर्टेंट चीज को देख करके हम लोग उसको कंक्लूजन देते हैं। जैसे सन डेली उग रहा है, तो 10-15 दिन हम लोग देखें, और देखने के बाद हमने कहा कि सन जो है एवरीडे किस तरफ से निकलेगा, ईस्ट की तरफ से निकले। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट द सन हैज रीजन ईस्ट एवरीडे, मतलब प्रत्येक दिन 10 दिन मैंने कंक्लूजन किया, तो मैंने ये कह दिया कि 10 मतलब रोज यही निकलेगा। यू कंक्लूड द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, ये कंक्लूड हो गया, ये रूल दे दिया गया, इसको आप गलत करिए। अब इंडक्टिव रेजोनेंस तो जो होता है स्पेसिफिक से जनरल जाता है, लेकिन वहीं पे डिडक्टिव रेजोनेंस जो होता है वो जाता है हमारा जनरल प्रिंसिपल से जाएगा। पहले उसमें क्या था, स्पेसिफिक टू जनरल था, अब इसमें जनरल टू स्पेसिफिक हो जाएगा। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, पहले जैसे कि मेरा एक रूल हम लोग पहले ही दे दिया है, कोई भी दे दिया है कि आल मेटल एक्सपेंड व्हेन हीट जब किया जाएगा तो एक्सपेंड करेंगे। वहीं पे फैक्ट जो है आयरन इज अ मेटल, मतलब आयरन एक मेटल है, ये फैक्ट है, क्योंकि हमने कहा मेटल सब हीट करता है, तो हम गर्म करके देखेंगे इसको। मतलब हम लोग रूल को यहाँ पे साबित करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिक करने की कोशिश करेंगे, तो कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है ना, कि जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या हो सकता है, किस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जैसे कि स्पेसिफिक अप्रोच वेयर द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड थ्रू द कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस इज द टेस्टेड थ्रू द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि प्लांट ग्रो फास्टर फर्टिलाइजर, मतलब प्लांट फर्टिलाइजर में तेजी से बढ़ता है, इस चीज़ को साबित करने के लिए हम लोग दो आइडेंटिकल प्लांट लेंगे, सेम हाइट का लेंगे, सेम चीज़ लेंगे, उनको सेम ज़मीन में बैठा करके हम लोग एक को हम लोग खाद देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, और दूसरे को हम लोग नहीं देंगे, तो देखेंगे कि जिसको फर्टिलाइजर दिया जा रहा है वो क्या करेगा, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन देखने से पहले एक कंक्लूजन भी है हमारे, मेन डिफरेंस इन वन लाइन, एक लाइन में डिफरेंस मैं दे रहा हूँ। एनालिटिक रेजोनेंस है ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू पार्ट, मतलब प्रॉब्लम जैसे डॉक्टर ने उसने क्या किया था, प्रॉब्लम को पार्ट में डिवाइड कर लिया था। इंडक्टिव रेजोनेंस में सनराइज हो रहा था, तो स्पेसिफिक टू जनरल है, डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक है। एक्सपेरिमेंट में हम लोग टेस्टिंग हाइपोथेसिस विद द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस को, ठीक है। एंड विच साइंटिफिक अप्रोच इन्वॉल्व द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना।
तो इसमें जो होगा हमारा हाइपोथेसिस थ्रू द कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तो बाबू कंट्रोल्ड अगर एक्सपेरिमेंट की बात आ गई है तो एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि वही था ही। ठीक है, एक और हमारा 16 नंबर, 15 नंबर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन 16 नंबर देखेंगे। विच साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व द रीजनिंग द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू रीच जनरल कंक्लूजन, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल कौन जाता है, बताओ बताओ बताओ, इंडक्टिव। डिडक्टिव क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 15 क्वेश्चन से लेकर के अगले क्वेश्चन तक। थैंक यू।